Z जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसका जो हमने फेजर बनाया था वो इस तरह से बना था बेटा, दिस इज ई एल माइनस ई सी, दिस इज ई आर, रिजल्टिंग जो ई एम एफ आई वो ऐसे आई, और जो फेज डिफरेंस है दैट इज फाई। तो यदि आप देखें तो ये बेटा ई एल माइनस ई सी, इस ट्राइंगल को देखें तो बेटा जो tan ऑफ फाई है, जो ये फेज आ रहा है रिजल्टिंग ई एम एफ का जो फेज आ रहा है tan ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू ई एल माइनस ई सी बाई ई इंटू बाई वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर। So this can be written as I into XL minus XC by I into R. So tan phi is equal to what? XL minus XC by R. Tan phi is equal to XL minus XC by R. So the resulting EMF is having a phase difference phi with the EMF across the resistor or the current that is flowing in the circuit. अब it is here the resulting EMF is leading the current, ठीक है बेटा, is leading the current by an angle phi, और वो जो phi है that can be found out using this particular expression tan phi is equal to XL minus XC by R। अगर पर चांस XC greater than XR हो जाए, XC greater than XL हो जाए, then the circuit, then the resulting voltage will be not like this, it will be like this। तो इस केस में जो सर्किट आएगा इट विल बिहेव एज ए कैपेसिटिव सर्किट। यहाँ पे जो नेचर है सर्किट की दैट इज ए इंडक्टिव सर्किट, तो सर्किट बिहेव्स लाइक ए इंडक्टिव सर्किट, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो सर्किट है इट इज बिहेविंग लाइक ए इंडक्टिव सर्किट, और जो फेज डिफरेंस है, जो रिजल्टिंग ईएमएफ है दैट इज लीडिंग द करंट बाय एन एंगल फाई, एंड द फाई इज गिवन बाय tan phi is equal to XL minus XC by R, ठीक है बेटा। tan phi is given by XL minus XC by R। So this is the resulting phase, ठीक है बेटा, this is the resulting phase। now next देखिए बेटा, नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे इसमें कि ये हमने रिजल्टिंग फेज निकाला, ठीक है बेटा, एंड वी हैव डिस्कस्ड ए सीरीज एलसीआर सर्किट इन डिटेल, उसका फेजर डायग्राम बनाया और उससे हमने रिजल्टिंग ईएमएफ निकाला और जो एलसीआर सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस है वो निकाला। नाउ जो करंट फ्लोइंग थ्रू दी सीरीज एलसीआर सर्किट है दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू दी सीरीज एलसीआर सर्किट that is given by the expression I is equal to E by Z, ठीक है बेटा, that is given by the expression I is equal to E by Z, where Z is equal to square root of R square plus XL minus XC का whole square, where Z is given by square root of R square plus XL minus XC by XC का whole square। now what happens, क्या होता है जब बेटा जो XL है वो XC के इक्वल हो जाता है। जब XL इक्वल टू XC हो जाता है तो नेचुरली ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। ये वाला फैक्टर जब जीरो हो गया तो Z किसके बराबर आ गया, R के बराबर। इफ XL इज इक्वल टू XC देन द इम्पीडेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। तो सर्किट जो है इट बिहेव्स, सर्किट behaves as a resistive circuit। और आप देखिए जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बिकॉज सर्किट जो है वो बिहेव करता है एज ए रेजिस्टिव सर्किट, और जो इम्पीडेंस है वो कैसा, जो इम्पीडेंस है सर्किट का Z वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज दी सर्किट बिहेव्स एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो अगर Z कम हो गया तो I विल शूट अप, I इज इक्वल टू व्हाट, E बाय R फॉर सच ए सर्किट। सो करंट बिकम्स क्या चीज बेटे, करंट बिकम्स
large, ठीक है, current becomes large, and this is called what? And this is the phenomena of resonance. This is the phenomena of resonance in observed in a series LCR सर्किट। तो ये जो है, ये जो ऑब्जर्वेशन आपने देखी, जब करंट शूट अप हो गया एंड द सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव, तो ये जो फिनोमेना है इसको कहते हैं रेजोनेंस। दिस फिनोमेना इज रेजोनेंस इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस ऑब्जर्व्ड इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट। तो अब देखिए बेटा, इसमें जो सर्किट का इम्पीडेंस होता है वो किसके बराबर हो जाता है? रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, और जो करंट की वैल्यू है दैट इज वेरी लार्ज, एंड that is why we call this as resonance. Now what is the meaning of word resonance? दो बच्चे बेटे गा रहे थे and suppose they were in a resonance with each other. Now if they were in resonance with each other, what does that mean? If they are in resonance with each other, it means that their sounds are having same frequencies, and the resultant sound heard from both of them will also have a higher frequency than both of them taken individually. So individual से जो frequency होगी that will be larger. ठीक है बेटा, this is the phenomena of resonance. अब यहाँ पे जो सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, जो आप AC की जो फ्रीक्वेंसी है जो आपने अप्लाई की है, वो किसके बराबर होगी? वो किसके बराबर होगी वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए बेटा, तभी रेजोनेंस पॉसिबल हो पाएगी। तो रेजोनेंस के लिए क्या फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाए एसी में जिस पे कि रेजोनेंस हो जाती है, वो रेजोनेंस मैं आपको, वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस आपको बता देता हूं। तो देखिए, उसके लिए आपको पता है एक्सएल इक्वल टू एक्ससी है फॉर रेजोनेंस। तो आप देखिए, जो एक्सएल है दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, और जो एक्ससी है दैट इज 1 बाय ओमेगा इंटू सी। तो बेटा यहां से अगर आप देखें तो ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी, ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी। तो ओमेगा कितना आ गया? 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो ओमेगा क्या होता है बेटे? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सो 2 पाई इंटू एफ इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। So frequency f is equal to 1 by 2 pi square root of L into C. Now this is what? The resonance frequency, ठीक है? This is the frequency of resonance or the resonance frequency, जिस पे कि जो अगर सर्किट पे जो AC करंट की अगर फ्रीक्वेंसी इतनी हो, जो AC आप अप्लाई कर रहे हैं सीरीज एलसीआर सर्किट में, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो तो व्हाट विल हैपन? देन देयर विल बी रेजोनेंस दैट विल बी ऑब्जर्व्ड। दैट मीन्स द करंट विल शूट अप टू ए मैक्सिमम एंड द सर्किट विल बिहेव एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इन दिस केस। जो सर्किट का बिहेवियर होगा वो कैसा होगा? प्योरली रेजिस्टिव होगा इस पर्टिकुलर केस में। इज इट ओके बेटे? सो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई, और रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय रूट ऑफ एल सी, और जो फ्रीक्वेंसी आ गई दैट इज 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ एल सी, और ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे द करंट शूट्स अप टू मैक्सिमम, द करंट शूट्स अप टू ए मैक्सिमम। ठीक है बेटा। नाउ देखिए, देर आर टू थिंग्स, there is something called as sharpness of resonance, there is something called as sharpness of resonance. Now resonating frequency आपने देख ली कि अगर आप ओमेगा इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एल सी इतनी AC की फ्रीक्वेंसी देते हैं सीरीज LCR सर्किट में, then the circuit behaves as purely resistive and the current shoots up to a maximum।
ठीक है बेटा। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं बिटवीन द करंट एंड frequency, supposing if I draw a graph between current and frequency, तो आपको एक चीज़ तो पता ही है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है दैट इज़ 1/√of LC। अब अगर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ बिटवीन करंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC, जब फ्रीक्वेंसी कम है, जब फ्रीक्वेंसी कम है, देखो आपको पता है बेटा एक्सएल किसके बराबर है, ओमेगा एल के, और एक्स सी किसके बराबर है, 1/ओमेगा सी के। एक्स सी इज 1/ओमेगा सी, एक्सएल इज ओमेगा एल। जब फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्स सी ज्यादा है किससे, एक्सएल से। इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस, if frequency is less then XC is greater than XL। तो XC जो है वो ग्रेटर है XL से, यानी सर्किट का नेचर कैपेसिटिव है। ठीक है बेटा। और जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, तो व्हाट हैपन्स, XL कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड XC कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो सर्किट का नेचर जो है इंडक्टिव होता जाता है। आप ओमेगा कम था तो आई भी कम था, जैसे जैसे आपने ओमेगा बढ़ाना शुरू करा, आई ने बढ़ना शुरू करा। एक पर्टिकुलर पॉइंट आया जब आपने देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो गया, उसके बियॉन्ड यदि वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, उसके बियॉन्ड यदि जाते हैं तो करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो ये जो है इसको आई ओमेगा कर्व कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आई ओमेगा कर्व। नाउ करंट शूट्स टू ए मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो ये इस पर जो इस फ्रीक्वेंसी है दिस इज ओमेगा आर, एंड एट दिस फ्रीक्वेंसी XL इज इक्वल टू XC। और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, दैट इज आई मैक्सिमम। ठीक है जी। सो जो करंट है उसकी जो करंट है वो मैक्सिमम हो गया व्हेन XL इज इक्वल टू XC। द सर्किट हियर बिहेव्स एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। नाउ ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का आया। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो अगर हम इधर कुछ रीजन लें और इधर कुछ रीजन लें, तो इस फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखें तो इतनी विड्थ में, इतनी बैंड विड्थ में हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लाई करती है। जनरली ये जो बैंड विड्थ लेते हैं दैट इज 25% ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी towards this side and 25% of the resonant frequency towards the left hand side। और ये मिडल में जो आ रहा है that is resonant frequency। ठीक है बेटा, मिडल में जो आ रहा है that is the resonant frequency। अब ये जो width है this is called what, this is the bandwidth, this is the bandwidth। ठीक है, in which this is the bandwidth in which we find resonant frequency। अब बेटा अगर यही ग्राफ कुछ ऐसा होता, सपोज आई और ओमेगा का ग्राफ कुछ ऐसा होता, तो आप देख सकते हैं जो पीक वैल्यू है वो ज्यादा है, और यदि आप बैंडविड्थ देखें जिसमें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है वो बैंडविड्थ है इतनी। तो बेसिकली
इसमें जो बैंडविड्थ है इट हैज़ डिक्रीज्ड और इसकी बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कौन सा ग्राफ ज़्यादा शार्प हुआ? ग्राफ जो है ये वाला ज़्यादा शार्प हुआ। ठीक है जी। सो इसका ये वाला ग्राफ ज़्यादा शार्प है, दिस इज मोर शार्प। ये जो ग्राफ है ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। एक फैक्टर है जिसको कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। sharpness of resonance if the bandwidth of frequency in which the resonant frequency exists is small, then the resonance is said to be sharper than when the bandwidth is higher. So यदि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसमें लाई करती है उसकी बैंडविड्थ यदि स्मॉल है, जिसमें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लाई करती है वो बैंडविड्थ यदि स्मॉल है, देन वी से दैट द रेजोनेंस इज शार्प. बट इफ it is large, bandwidth is large, in which the resonant frequency exists, then we say that the sharpness of that resonance is low. Then we say that the sharpness of resonance is low. So basically this phenomena is called sharpness of resonance. Now what is the quality factor? Now what is the quality factor? बेटे देखिए कोई भी चीज़ हम फिज़िक्स में जब डिफ़ाइन करते हैं, whenever we define anything in physics, तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों को कोई भी चीज़ जो भी हम कहते हैं इट शुड बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली. तो बेसिकली अभी हमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिस्कस किया. सो हाउ डू वी मेजर दैट विच रेजोनेंस इज शार्पर? उसके लिए वी हैव ए फैक्टर दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर. सो क्वालिटी फैक्टर इज ए मेजर ऑफ द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. सो इट इज ए मेजर of the sharpness of resonance. अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हाई आती है, सपोजिंग क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हाई आती है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस द क्वालिटी फैक्टर द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज हायर. बेसिकली जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा शार्प है. और अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लो आती है then it means that resonance is less sharp. ठीक है बेटा, तो वो रेजोनेंस जो है वो लो शार्पनेस पे आती है, दैट इज हैविंग लेस शार्पनेस. तो बेसिकली जो क्वालिटी फैक्टर है इट इज ए मेजर ऑफ द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. सो बेटा देखिए जो क्वालिटी फैक्टर Q है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज XL by R or XC by R, that is equal to
ओमेगा एल बाय आर और 1 बाय ओमेगा सी इंटू आर. This is the quality factor. Quality factor is XL by R, or that is XC by R, that is omega L by R or 1 by omega C into R. तो ये क्वालिटी फैक्टर का मेजरमेंट है, ये क्वालिटी फैक्टर का नाप है. ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर के मेजरमेंट का. अब ये क्वालिटी फैक्टर किधर यूटिलाइज होता है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट. अब आप सभी लोग जानते हैं कि वैसे तो आजकल लोगों ने ट्रांजिस्टर सुनना बहुत कम कर दिया है, लेकिन ट्रांजिस्टर्स वर वेरी मच पॉपुलर अर्लियर, और बढ़िया बढ़िया कंपनीज, अलग अलग कंपनीज अपने जो हैं ट्रांजिस्टर्स बनाती रही हैं. तो ट्रांजिस्टर्स में बेसिकली यही फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो बढ़िया कंपनी का ट्रांजिस्टर होता है उसमें रेजोनेंस शार्प होती है. नाउ वी विल जस्ट डिस्कस the quality factor, importance of quality factor with reference to the sharpness of resonance or the resonance in a series LCR circuit. Now बेटा, जो एक देसी ट्रांजिस्टर मिलता है और एक हम लोगों को फिलिप्स का ट्रांजिस्टर मिलता है. Now जो देसी ट्रांजिस्टर है उसमें जो भी हम स्टेशन सुनते हैं, जिन भी स्टेशंस के हम सुनते हैं या ट्यून करते हैं अपने, उसमें जो फाइननेस है वो लो होती है. जबकि एक फिलिप्स का जो ट्रांजिस्टर है उसमें जो फाइननेस है, जो साउंड क्वालिटी है, दैट इज वेरी मच हायर व्हेन वी कंपेयर दी टू फ्रीक्वेंसीज. दैट इज दी फ्रीक्वेंसीज, साउंड फ्रीक्वेंसीज or the sound reception in case of Philips transistor is far better than the sound reception in a ordinary transistor or a cheap transistor. Now how does tuning takes place? जो tuning है वो किस तरह से होती है, that is what I am going to tell you. बेटा देखिए, tuning के लिए what we do is we change the capacitance. For tuning we change the capacitance. ऐसा है कि अलग अलग रेडियो स्टेशंस जो हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज उन्होंने एटमॉस्फेयर में फैला रखी हैं. ठीक है जी. तो अलग अलग ट्रांजिस्टर्स जो हैं, जो ट्रांजिस्टर है बेसिकली वो इन फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है. अब कैचिंग का फिनोमेना कैसे है, हाउ डज द ट्रांजिस्टर कैचेस डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. ऐसा है, अलग अलग रेडियो स्टेशंस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को अपनी फ्रीक्वेंसीज को ब्रॉडकास्ट करते हैं, और जो ट्रांजिस्टर है उसमें ऐसे एक स्विच लगा हुआ है, ये ट्यूनिंग का स्विच है, और यहाँ पे आप देखते हैं कि इंडिकेटर लगा होता है कि किस मतलब बेसिकली कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो नीडल लगी होती है, वो इंडिकेट करती है कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज है. इट इज़ ए हेल्प वाइल ट्यूनिंग द ट्रांजिस्टर. आप जब इस ट्यूनिंग स्विच को घुमाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, इसके साथ एक कैपेसिटर अटैच्ड है. आप ट्यूनिंग स्विच को घुमाते वक्त you are changing the capacitance of the capacitor that is present inside the transistor. यहां भी एक LCR सर्किट लगा हुआ है. तो बेसिकली जब आप कैपेसिटेंस चेंज करते हैं तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जिसका फॉर्मूला है 1/√LC, by changing the capacitance you are changing the resonant frequency. जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस है वो चेंज हो जाती है कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस चेंज करते वक्त जो ओमेगा आर है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज होती है. और फिर जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है और वैसी फ्रीक्वेंसी यदि प्रेजेंट है हवा में, तो हमारा जो सर्किट है वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो जाता है और उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है, और वो स्टेशन उस वक्त रिले हो जाता है, वो रेडियो स्टेशन उस वक्त रिले हो जाता है. ठीक है बेटा. तो ये प्रिंसिपल है किसका, एक वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर का. नाउ जो क्वालिटी फैक्टर है, यू नो दैट इज ओमेगा एल बाई आर, और इट इज 1/ωc into R. अगर
ट्रांजिस्टर अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसका कैपेसिटर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, और बड़ा माइन्यूट चेंज जो आप हल्का सा ट्यूनिंग चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस जो है इक्विवेलेंट अमाउंट से यदि चेंज कर जाती है, बड़ी शार्पली चेंज कर जाती है, यानी कैपेसिटेंस जो आप यूज कर रहे हो कैपेसिटर वो अच्छी क्वालिटी का है, देन यू विल अचीव मच शार्प रेजोनेंस, बहुत शार्प रेजोनेंस मिलेगी। और अगर ज़्यादा बैंडविड्थ आ गई, सपोजिंग ज़्यादा बैंडविड्थ आ गई, दी क्वालिटी फैक्टर इज लो, यदि क्वालिटी फैक्टर लो होगा तो ऐसा ट्रांजिस्टर जो होगा वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज कैच कर लेगा, दैट विल कैच मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, बिकॉज जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक लार्जर बैंडविड्थ में फैली हुई है। तो इस करके जो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर ऐसी सिचुएशन में लो आएगा। तो अच्छे ट्रांजिस्टर से, यानी अच्छा ट्रांजिस्टर वो जिसमें कैपेसिटर अच्छा लगा होता है, उसमें जो क्वालिटी फैक्टर अचीव हम लोग करते हैं दैट इज बेटर, दैट इज फार बेटर देन व्हाट वी अचीव इन अनदर ट्रांजिस्टर्स। सो बेसिकली आपने देखा कि हाउ मच क्वालिटी फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट इवन वाइल वी आर डिजाइनिंग दी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तब भी कितना जो हमारा जो क्वालिटी फैक्टर है उसका कितना सिग्निफिकेंस है एंड हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है बेटा, सो ये हमने क्वालिटी फैक्टर की एक एप्लीकेशन देखी। पावर इन AC सर्किट, ऐसा है बेटे, जब हम अल्टरनेटिंग करंट के साथ डिवाइसेस या अप्लायंसेस लगाते हैं या तीन करंट एलिमेंट्स दैट इज द इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगाते हैं, तो पावर की कंजम्पशन होना, ठीक है जी, देन द पावर विल डेफिनेटली बी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कंज्यूम होगी। लेकिन क्योंकि जो वोल्टेज और जो करंट हैं दोनों के बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस है और दोनों के दोनों वेरिएबल हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो जो पावर है दैट विल आल्सो बी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो हम पावर निकालते हैं वो पावर पर साइकिल निकालते हैं या वी फाइंड आउट द मीन पावर, ठीक है जी, और मीन या एवरेज पावर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए साइकिल। ठीक है बेटे, एवरेज पावर या मीन पावर या टोटल पावर जो कंज्यूम हुई ड्यूरिंग एक वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, वो हम लोग निकालते हैं। तो उसके लिए हाउ वी विल वर्क आउट द एक्सप्रेशन, सपोज I am considering the power consumption in a series LCR circuit. So power consumed in a series LCR सर्किट, तो जो पावर कितनी कंज्यूम हो रही है एक सीरीज LCR सर्किट में वो निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए बेटा, द इंस्टेंटेनियस पावर, that is the power at any particular instant, that is equal to the instantaneous voltage into the instantaneous current. So जो पावर हो गई that is equal to जो instantaneous voltage है that is E naught sin omega t, और जो instantaneous current है that is I naught sin omega t minus phi। ठीक है बेटा, that is basically the current here is lagging behind the instantaneous EMF by an angle phi। ठीक है, that means the circuit is behaving as a inductive circuit। मैंने आपको बताया था ज़्यादातर जो LCR सीरीज सर्किट है it behaves as a इंडक्टिव सर्किट, मोर ऑफ ए इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव डोमिनेंस ज़्यादा होती है। सो जो पावर है वो कितनी होगी बेटा, E naught I naught साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव।
नाउ दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, इसको लिख सकते हैं बेटा कितना, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू क्या चीज, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाता है ई नॉट आई नॉट, ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। दिस इज द पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। ठीक है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। नाउ व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, दैट दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, आई कॉल दिस इंस्टेंटेनियस पावर एज डीपी। ठीक है बेटा, आई कॉल दिस इंस्टेंटेनियस पावर एज डीपी। ठीक है बेटे, नाउ ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गई। नाउ पावर कंज्यूम्ड इन वन कंप्लीट साइकिल will be the energy consumed in one cycle upon the time taken. So that will be what? That will be the net power or the total power consumed. So total power consumed is P, that is equal to what? That is energy consumed in one complete cycle by क्या चीज बेटे, by the total time taken, by the total time taken, energy consumed in one complete cycle by the total time taken. अब आप देखिए बेटा, इसके लिए what we are going to do is this is equal to how much? Now beta dp is small power, dp is the instantaneous power. अब सपोज कीजिए, अब एनर्जी कंज्यूम्ड आपने निकाली है टोटल, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, बिकॉज पावर इज एनर्जी पर टाइम, तो एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम। तो ये हो गया इंटेग्रल ऑफ क्या चीज बेटे, जीरो से लेके कैपिटल टी डीपी इंटू डी टी, ये कितना हो जाएगा बेटा, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है बेटे, दिस इज अपॉन, ये तो होगी क्या, एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन कंप्लीट साइकिल इंटू साथ में क्या होगा बेटा, डी इंटू साथ में डी। तो ये होगी एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल कैसे आ रहा है, जीरो से लेके एक टाइम पीरियड तक, अपॉन क्या चीज बेटे, अपॉन टोटल टाइम दैट इज टी, अपॉन टोटल टाइम दैट इज टी। सो अब देखिए, दिस कैन बी रिटन एज ई नॉट आई नॉट अपॉन टी, ये बाहर आ गया, इंटू इंटेग्रल ऑफ जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस, इसको लिखने का ढंग देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 साइन फाइव इंटू क्या चीज बेटे, डी टी इंटू डी टी। अब आप देखिए ये हो जाएगा बेटे कितना, इंटेग्रल ई नॉट आई नॉट बाई टी, ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटू, यहां पे पहला इंटीग्रल अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉस फाइव इंटू इंटेग्रल जीरो से लेके टी तक, यह है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे बेटा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू क्या चीज, डी टी माइनस साइन 5 बाई 2 इंटू इंटेग्रल साइन 2 ओमेगा टी फ्रॉम जीरो टू टी, इंटेग्रल तो है,
साइन 2 ओमेगा टी इंटू क्या चीज बेटे, डी टी। अब आप जरा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा कितना बेटे, ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटू कॉस फाई। अच्छा बेटा, इसका जो इंटेग्रल होएगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी, आप सॉल्व करेंगे तो टी बाई टू आ जाएगा। क्यों, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटेग्रल जीरो हो जाएगा वन कंप्लीट साइकिल में, और ये वाला इंटेग्रल भी जीरो हो जाएगा क्योंकि दिस इज ऑल्सो फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो हमारे पास ये आ गया the net power or the total power consumed during one cycle. So this implies that the total power consumed, ठीक है जी, और the average power consumed for one cycle is equal to E naught I naught by 2 into क्या चीज बेटे, into cos of phi। तो इसको हम लोग लिखने का ढंग देखिए बेटे, this can also be written as, now this expression can also be written as P is equal to what, E naught by root 2 into क्या चीज बेटे, I naught by root 2 into क्या चीज, cos phi into I naught। तो E naught by root 2 क्या है, ये वर्चुअल वैल्यू यानी RMS वैल्यू, EV इंटू ये क्या हो गया, ये RMS वैल्यू करंट की और ये RMS वैल्यू वोल्टेज की, EV IV इंटू व्हाट, cos phi। So this is what, this is the average power consumed during one cycle or the mean power consumed during one cycle. So that is EV IV into cos phi. Now what is this cos phi? Cos phi is called the power factor, is called the power factor. So the average power consumed is ERMS IRMS into cos phi, and cos phi is called the power factor of the AC cycle, of the AC circuit। ठीक है बेटे, so this is the expression power, the for or the average power or the total power during one complete cycle is given by EV IV into cos of phi, where cos phi is called what, power factor। cos phi को क्या कहते हैं बेटा, power factor कहते हैं। now बेटा average power consumed in the AC cycle जो हमने निकाली थी, so the power average was equal to EV IV into cos phi। तो EV क्या है बेटा, RMS value of voltage, EV is RMS value of voltage, and IV is the RMS value of current। ठीक है बेटा, एंड cos phi बड़ा important है, cos phi जो है this we call as power factor, जो cos phi है we call this as power factor। so cos phi is known as what, is known as the power factor। ठीक है बेटे, cos phi is known as the power factor। so जो average power consumed है during a AC in a AC cycle in a series LCR circuit is EV IV into cos phi, where cos phi is known as the power factor। now बेटा देखिए, जो cos phi है, जो power factor है, इसकी वैल्यू हम लोग वी कैन लुक इट फ्रॉम द इम्पीडेंस ट्रायंगल। मैंने आपको बताया था इम्पीडेंस ट्रायंगल बेसिकली जो फेजर डायग्राम बनाया था हमने LCR सीरीज सर्किट का, जो उसमें ट्रायंगल फॉर्म होता है जिसमें Z होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल, वेयर Z इज नोन एज द नेट रेजिस्टेंस और द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो अगर आप देखिए बेटा, यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज ER, दिस रिजल्टिंग वोल्टेज इज व्हाट, EL माइनस EC। ठीक है बेटा, दिस इज EL माइनस EC, और जो नेट वोल्टेज है, जो रिजल्टिंग वोल्टेज है दैट इज E। सो जो E रिजल्टिंग वोल्टेज थी दैट इज हाउ मच, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस क्या चीज, EL माइनस EC का होल स्क्वायर, ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर। नाउ अब देखिए बेटा, इसमें हमारे पास ये जो E है दिस इज I इंटू Z, दिस इज I इंटू R, और यहाँ पे ये जो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बन रहा है
दैट इज ई एल माइनस ई सी, दैट इज ई एल माइनस ई सी। तो अगर आप देखें तो ये एंगल जो है, दिस एंगल इज फाई, ये एंगल फाई है। तो आप देखिए ये जो फाई है, इट इज़ दी फेज डिफरेंस और इट इज़ दी रिजल्टिंग फेज ऑफ द रिजल्टिंग ईएमएफ। ठीक है बेटा, जो रिजल्टिंग ईएमएफ है उसका रिजल्टिंग फेज फाई है। और आप देखिए ये फाई किसके साथ है, ये करंट की डायरेक्शन के साथ है, या इट इज़ इक्वल जो वोल्टेज है अक्रॉस द रजिस्टर दैट इज़ इन फेज विद द करंट। तो यहाँ देखिए दोनों सेम फेज में है, और जो रिजल्टिंग वोल्टेज है, ठीक है, दैट इज आई इंटू जेड, दैट इज एट एन एंगल फाई विद दी रिजल्टिंग विद दी ईएमएफ अक्रॉस दी रेजिस्टेंस। तो अगर आप देखें ये जो ट्राइंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एज दी इम्पीडेंस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। यहाँ से हम लोग पावर फैक्टर की वैल्यू देख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर? सो पावर फैक्टर की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा। पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। तो कॉस फाई कितना हो गया इम्पीडेंस ट्राइंगल से यदि आप देखें तो कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस जो है वो यहाँ पे कितना है, ई आर बाय क्या चीज, रिजल्टिंग वोल्टेज ई। सो कॉस फाई इज इक्वल टू ई आर बाई ई। सो दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर बाई आई इंटू जेड। सो आप देखिएगा बेटा कॉस फाई जो हो गया दैट इज इक्वल टू आर बाई जेड। सो जो cos फाई है दैट इज इक्वल टू आर बाई जेड। सो बेसिकली जो पावर फैक्टर है दैट इज आर बाई जेड। और पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा अलग अलग सर्किट्स के लिए। यदि LCR सीरीज सर्किट तो कुछ और होगा, कल्ला इंडक्टेंस है तो कुछ और होगा, और अगर कल्ला कैपेसिटेंस है तो कुछ और होगा, अगर LR सर्किट तो कुछ और होगा, और अगर CR सर्किट है तो भी कुछ और होगा। सो देयरफॉर बेसिकली दी पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर बाई जेड। सो देखिए बेटा पावर फैक्टर जो है इट डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ दी सर्किट। ठीक है, अगर मेरे पास एक LCR सीरीज सर्किट है तो cos फाई इज गिवन बाय द फॉर्मूला r बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या चीज बेटे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। सो पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर बाई जेड। सो दैट इज इक्वल टू आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये पावर फैक्टर है। अब देखिए कहीं एसी में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे कि पावर फैक्टर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, वो हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए बेटा पावर फैक्टर फॉर डिफरेंट सर्किट्स और डिफरेंट करंट एलिमेंट्स के लिए पावर फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। आपने देखा बेटा cos फाई इज इक्वल टू व्हाट, आर बाई जेड। सो cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। केस वन, इफ द सर्किट has pure resistance only। अगर हमारे सर्किट के पास सिर्फ रेजिस्टेंस है, इट इज हैविंग प्योर रेजिस्टेंस, तो आप देखिए बेटा प्योर रेजिस्टेंस के केस में Z इज इक्वल टू आर, इम्पीडेंस इज आर ओनली। तो cos फाई कितना हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा बेटा आर बाई आर। सो दैट इज वन ओनली। सो जो एवरेज पावर आ जाती है इस केस में हो जाएगा EV IV, क्योंकि cos फाई तो वन हो गया, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज EV IV। अगर आप देखें ये जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, दिस एवरेज पावर इज द सेम एज दैट, ये जो एवरेज पावर है दिस इज द सेम एज दैट इन द DC। ठीक है बेटा, अगर DC में होता रजिस्टर लगा हुआ तो भी जो पावर कंज्यूम्ड होती दैट वुड हैव बीन सेम। सो दैट इज EV इंटू IV। ठीक है बेटा, नाउ केस टू क्या है, इफ द सर्किट हैज प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और प्योर कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, तो अगर हमारे जो AC सर्किट है उसमें एक प्योर इंडक्टर है या प्योर कैपेसिटर है, इन दैट केस व्हाट विल बी द पावर फैक्टर। देखिए बेटा cos फाई तो r बाई जेड ही है, cos फाई इज इक्वल टू r बाई जेड। बट अगर प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर आप लोग यूज़ कर रहे हैं
तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि प्योर कैपेसिटेंस में भी क्या होगा, सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस होगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बेटा दी पावर फैक्टर, देखिए आर ज़ीरो हो गया, R turns out to be 0, so therefore the power factor will be cos phi is equal to 0. So जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड आएगी एक साइकिल में दैट विल बी 0। यानी कि इंडक्टर या कैपेसिटर यदि आप सर्किट में लगाते हैं तो जो सर्किट की पावर कंजम्पशन है वो क्या होगी, 0 होगी। और जो देखिए हम जब इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ए आइडियल इंडक्टर। यदि आप आइडियल इंडक्टर लेते हैं तभी जो पावर फैक्टर है वो 0 होता है। इन केस अगर इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस भी लगा हो देन इन दैट केस द पावर फैक्टर विल नॉट टर्न आउट टू बी 0, तो पावर फैक्टर उस सिचुएशन में 0 नहीं होगा। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए फॉर ए केस 4 बेटा, फॉर ए केस 3 सॉरी केस 3 फॉर ए आरएल सर्किट, अगर हमारे गिवन सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों ही हों, इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस then in that case there will be power factor will be there। so power factor कितना हो जाएगा उस केस में, देखिए बेटा cos phi r by square root of r square प्लस क्या चीज, XL का स्क्वायर। सो ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो अगर RL सर्किट होगा आपके पास में तो पावर फैक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू R बाई Z, और जो इंडक्टेंस होगी, जो सॉरी इम्पीडेंस होगी RL सर्किट की, दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और अगर हमारे पास RC सर्किट हो, सपोजिंग वी हैव ए RC सर्किट, ठीक है, ये केस 4 बेटे, केस 4 फॉर ए आरसी सर्किट, आरसी सर्किट बेटे, आरसी सर्किट के लिए जो cos फाई है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या चीज बेटे, एक्स सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और एक्स सी आपको पता है दैट इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पे एक्सएल है बेटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। सो एक्सएल इज ओमेगा इंटू एल और एक्स सी है दैट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। तो पावर फैक्टर इस इन सिचुएशंस में ये आता है, अगर आरएल सर्किट हो या आरसी सर्किट हो तो पावर फैक्टर आता है और पावर कंजम्पशन होगी। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक बात देख रहे हैं, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस आता है तो पावर कंजम्पशन होती है उसके अक्रॉस, और यदि सर्किट में आर या इंडक्टर या कैपेसिटर आता है तो पावर कंजम्पशन नहीं होती है। तो अगर आइडियल इंडक्टर आता है तो पावर कंजम्पशन 0 होती है। तो ऐसा ही जो एसी करंट एलिमेंट्स हैं इसकी ये खासियत है, इनकी जो एल और सी है बेसिकली जो कैपेसिटर और इंडक्टर है, इनकी एक खासियत है कि इनसे आप पावर लॉसेस बहुत कम कर सकते हैं बिकॉज इनमें एसी पावर कंज्यूम होती ही नहीं है। ऐसा ही एक पर्टिकुलर एग्जांपल है मेरे पास में जो कि आपके सिलेबस का एग्जांपल है विच वी टॉक अबाउट। तो सिलेबस के एग्जांपल के अकॉर्डिंगली आपने देखा होगा बेटा जो हमारी ट्यूबलाइट्स होती हैं, जो हम लोग ट्यूबलाइट्स घरों में इस्तेमाल करते हैं, उन ट्यूबलाइट्स में चोक लगी होती है। तो बेसिकली जो चोक कॉइल है, देखिए जो चोक होता है बेटे इट इज़ नथिंग, इट इज़ ए इंडक्शन कॉइल ओनली। जो चोक है इट इज़ ए इंडक्शन कॉइल। सो चोक कॉइल इसको कहते हैं हम लोग, चोक कॉइल। दी चोक कॉइल इज एन induction coil and it is used to decrease the alternating current by a very low power loss। देखिए बेटा अगर हम एक सर्किट में रेजिस्टर्स लगा देते हैं, सपोजिंग एक सर्किट में बहुत सारे आपने रेजिस्टर्स लगा दिए,
इन दैट पर्टिकुलर केस अगर आप सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टर्स लगा देते हैं तो बेटा क्या होता है, व्हाट हैपन्स, जो पोटेंशियल है वो इन बेसिकली इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस फॉल आउट कर जाएगा और द करंट दैट विल फ्लो इन दी सर्किट विल बी वेरी वेरी लो। सो जो करंट का फ्लो होगा सर्किट से वो बहुत स्मॉल हो जाएगा अगर आप रेजिस्टर लगाते हैं सर्किट में। लेकिन रेजिस्टर का ड्रॉबैक, लगाने का ड्रॉबैक क्या है, दैट देयर इज पावर लॉस अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, देयर इज पावर लॉस दैट इज ऑब्जर्व्ड। तो अगर आप देखिए बेटा जो सर्किट है उसमें पावर लॉस से बचना चाहते हैं, देखिए इन एसी इफ a resistor is applied, if a resistor is applied, then the current reduces, but some of the electrical power, but some or a portion of the electric power, portion of the electrical power gets wasted। ठीक है जी, gets wasted। so to in order to avoid that, देखिए बेटा, तो in order to avoid that a choke coil is used। चोक कॉइल बहुत ही लो पावर कंजम्पशन के बाद, चोक कॉइल जो है वो बहुत ही लो पावर कंजम्पशन के बाद भी करंट की रिडक्शन कर देती है। बेसिकली रेजिस्टर के अक्रॉस हीटिंग लॉस होता है। अगर हम अपनी ट्यूबलाइट में, जो हमारी ट्यूबलाइट आती हैं, यदि इस ट्यूबलाइट में अगर हम रेजिस्टर भी लगा दें इंस्टेड ऑफ ए चोक कॉइल, इफ वी हैव ए रेजिस्टेंस, then also the alternating current will get reduced, but there will be great loss of electrical energy, जो कि चोक कॉइल में बहुत कम होता है। बिकॉज द चोक कॉइल, देखिए ये आइडियल चोक कॉइल नहीं है, इट इज ए रियल चोक कॉइल। क्यों? क्योंकि जिस तार से चोक कॉइल बना है उसका भी रेजिस्टेंस है, ऑफ कोर्स उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ऑफ कोर्स द पावर लॉस इज रिड्यूस्ड। अगर प्योर रेजिस्टर लगाते हैं तो पावर फैक्टर 1 हो जाता है, तो पावर लॉस बहुत रिड्यूस हो जाता है बाय यूजिंग ए चोक कॉइल। ठीक है बेटा, तो इसलिए अल्टरनेटिंग करंट आपने कम भी कर दिया, और कैसे कम किया, बाय यूजिंग ए चोक कॉइल। ठीक है, और पावर लॉस भी आपने बचा लिया, क्योंकि पावर लॉस में देखिए जो पावर लॉस है बेटा, पावर लॉस बचाने का मतलब क्या है, इंडक्टर जब होता है तो पावर लॉस बहुत ही नॉमिनल हो जाता है, और अगर आइडियल इंडक्टर हो तो पावर लॉस 0 के बराबर ही होता है। अब आप देखिए बेटा, पावर, अगर हम चोक कॉइल का पावर फैक्टर देखें तो cos फाई हो जाएगा, r बीइंग वेरी स्मॉल, दैट विल बी इक्वल टू r बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सो आप देखिए ये पावर फैक्टर नियर अबाउट 0 के आता है। सो ये प्रिंसिपल है ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए चोक कॉइल, ये प्रिंसिपल है ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए चोक कॉइल। तो आपने देखा बेटा यहाँ पे जो cos फाई है दैट इज इक्वल टू आर बाई जेड, और नियर अबाउट जी पावर फैक्टर जो है वो 0 के इक्वलेंट आता है, नियर अबाउट द पावर फैक्टर इज 0। Now next last article of this particular chapter that we will be doing is the LC oscillator। जो LC oscillator है वो लास्ट पोर्शन है इस टॉपिक का। ठीक है बेटा, इस अल्टरनेटिंग करंट्स का, और इसके बाद थियोरेटिकल डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी। नाउ व्हाट इज ए LC oscillator? I will discuss now a LC oscillator। बेटा देखिए LC ऑसिलेटर क्या होता है। ऐसा है, एक कैपेसिटर आपने फुली चार्ज कर दिया, और कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद आपने इस कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ लगा दिया।
we have a fully charged capacitor C which has been attached with a inductance. ठीक है बेटा, इंडक्टेंस जो है वो L है और दोनों को हमने कैसा जोड़ दिया है, we have attached them in parallel. Capacitor being fully charged, it has been attached to the inductor in parallel. Now आपको पता है कि बेटा जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इनसाइड द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, इफ इट हैज बीन चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स, सपोज कीजिए जो आपने कैपेसिटर लिया है उसको चार्ज कर दिया है टू ए पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट्स, then the energy stored inside the capacitor is given by half CV square. ठीक है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ CV स्क्वायर. ये एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर है. नाउ व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग, जब एक कैपेसिटर चार्ज था उसको आपने इंडक्टर के साथ लगाया तो स्लोली स्लोली कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा एंड देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ इंड्यूस्ड EMF इनसाइड दी इंडक्टर. तो इंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा. फिर एक पॉइंट पर कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर जो है उसमें इंड्यूस्ड EMF बहुत लार्ज आ जाएगा. और फिर जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया तो इंडक्टर से क्या होगा, जो EMF इंडक्टर में जो एनर्जी पैदा हुई है वो वापस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी और ये साइकिल चलती रहेगी. एक बार कैपेसिटर डिस्चार्ज, इंडक्टर में हाईएस्ट एनर्जी लेवल पहुंच गया, ठीक है बेटा, हाईएस्ट इंड्यूस्ड EMF इंडक्टर में पैदा हो गया, उसके बाद यही एनर्जी फिर दोबारा से क्या करेगी, लूज होनी शुरू हो जाएगी और कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा. तो ये साइकिल चलती रहेगी और ये जो साइकिल है इसको कहते हैं LC ऑसिलेशंस. दीज आर कॉल्ड LC ऑसिलेशंस. ठीक है बेटा, तो ये LC ऑसिलेशंस हैं और जो फ्रीक्वेंसी है इनकी, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इन LC ऑसिलेशंस की, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द LC ऑसिलेशंस, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द LC ऑसिलेशंस. और वो क्या होती है, दैट इज, देखिए बेटा, जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज हाफ LI स्क्वायर. जो इंडक्टर के एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर. अब आप देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास वी नो XL इज इक्वल टू XC इन दिस. द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव reactance because the potential will be same across the L and C, so we can say VL is equal to VC, so therefore I can say XL is equal to XC. तो जो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आई थी ओमेगा 1 बाय रूट ऑफ LC, सो बेसिकली जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द LC ऑसिलेशंस. जो LC ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी है और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है they both are same, so the frequency is given by the resonant frequency or the frequency of LC oscillations are same and this frequency f is equal to 1 by 2 pi into root of L into C, 1 by 2 pi into root of LC. ठीक है बेटा, so ये हमारे पास LC oscillator का working principle आ गया. ठीक है, now बेटे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा. वी विल बी डूइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस नाउ. ये यहाँ पर आपकी थ्योरेटिकल डिस्कशन कंप्लीट होती है अबाउट द टॉपिक. तो थ्योरेटिकल डिस्कशन जो है यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. हमने टोटली डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट्स को. वी हैव डिस्कस देम इन डिटेल. अब मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा प्रॉब्लम्स. जो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन अब कवर किया है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसफार्मर भी हमने बाद में ही कवर किया था, उससे पहले हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी. सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. सो नेक्स्ट देखिए, अ फ्यू सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, जस्ट राइट डाउन अ फ्यू सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स.
a few selected problems. So beta problem number one, two coils have mutual inductance of 1.5 Henry if the current in primary circuit is raised to 5 ampere in 1 millisecond, after closing the circuit, what is the EMF induced in the secondary सो देखिए बेटा, दो कॉइल्स हैं जिनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन है 1.5 हेनरी, और जो प्राइमरी सर्किट है, जो करंट इन द प्राइमरी सर्किट है, it has been raised to 5 ampere in 1 millisecond. Then after closing the circuit, what is the EMF induced in the secondary? तो बेटा देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दे रखी है, इसका सोल्यूशन करेंगे बेटे। म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज 1.5 हेनरी, और जो आपके पास करंट जो प्राइमरी सर्किट में है, इट हैज बीन रेज्ड टू 5 एम्पियर इन 1 मिलीसेकंड. So rate of change of current in primary, so dIP upon dt, that is equal to how much? 5 by 1 into 10 power minus 3, because time जो लग रहा है that is 1 millisecond, और जो current change आ रहा है that is 5 ampere. So 5 ampere, तो ये हो गया बेटा कितना? 5 into 10 की power 3 ampere per second. सो बेसिकली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ रहा है प्राइमरी में, तो प्राइमरी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है दैट इज 5 into 10 power 3 एम्पियर पर सेकेंड. अब आप देखिए EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी इज M into dIP अपॉन dt. सो दैट इज इक्वल टू M कितना है बेटा? 1.5 इंटू क्या चीज? 5 into 10 की पावर 3. सो दैट इज 7.5 into 10 की पावर 3 दीज मैनी वोल्ट्स, या इट इज़ इक्वल टू 7500 वोल्ट्स. तो आप देखिए ये आंसर आ गया आपके पास 7.5 into 10 पावर 3 वोल्ट्स. तो आप देख सकते हैं दोबारा से, देखिए बेटा दो कॉइल्स हैं, उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखी है, वो कितनी है? 1.5 हेनरी, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है प्राइमरी में वो दे रखा है 5 into 10 पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड, और हमें सेकेंडरी में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है वो निकालना है. तो सेकेंडरी में जो EMF इंड्यूस हो रहा है दैट इज M into dIP by dt. सो दैट इज इक्वल टू 1.5 into 5 into 10 power 3. देखिए हमने बिकॉज dIP by dt निकाल लिया था रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सो दैट इज इक्वल टू 5 into 10 power 3 एम्पियर पर सेकेंड. तो यहाँ से अब हमने M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हमारे पास जो सेकेंडरी में वोल्टेज थी वो आ गई, दैट इज 7.5 into 10 power 3, that is 7.5 into 10 power 3. ठीक है बेटा. सो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1. नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे. The number of turns in
secondary coil in secondary coil of a transformer of a transformer of a transformer is 100 times the number of turns in primary coil. What is the transformer ratio? What is the transformer ratio? ऐसा बेटा, the number of turns in the secondary coil of a transformer is 100 times the number of turns in the primary coil. तो ट्रांसफार्मर रेशियो हम लोगों ने निकालनी है कि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होगी। सेकेंडरी कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स NS ले लीजिए, तो ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 100 टाइम्स द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉयल। सो देखिए बेटा, NS बाई NP अगर आप देखें तो NS बाई NP ये 100 के बराबर आ गया, जो NS बाई NP है ये 100 के बराबर आ गया। दिस NS बाई NP is called what, K, where K is what, the transformer ratio. So यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर रेशियो आई है दैट इज इक्वलेंट टू 100। जो ट्रांसफार्मर रेशियो होती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी होती है, और वो कितनी आ रही है, 100। सो इस केस में जो ट्रांसफार्मर रेशियो है दैट इज 100। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे बेटा। A coil of resistance 300 ohm and inductance 1 Henry is connected across an alternating voltage of frequency 150 upon pi hertz. Calculate the phase difference between the voltage and current in the circuit। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 300 ओम्स है और इंडक्टेंस इसकी 1 हेनरी है। इसको हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ लगाया है जिसकी की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है दैट इज 150 अपॉन पाई हर्ट्स, और हमें कहा गया है टू कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट। फेज डिफरेंस निकालना है बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, और ये RL सर्किट है बेटा, दिस इज ए RL सर्किट। अब देखिए
सबसे पहले आप ओमेगा निकाल लीजिए। ओमेगा कितना हो जाएगा बेटे, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। और ये जो ओमेगा निकलेगा ये किस में निकलेगा, रेडियन पर सेकंड में बेटा, तो दिस विल बी इन रेडियन पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 150 बाय पाई, ठीक है। ये हो गया कितना बेटे, दिस इज 300 रेडियंस पर सेकेंड। सो ओमेगा जो आ गया दैट इज 300 रेडियन पर सेकेंड। नाउ अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं, आरएल सर्किट है, इसका फेजर डायग्राम बनाएं, तो जो ईएमएफ है अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो आएगी हॉरिजॉन्टल, और जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर आएगी दैट विल बी लीडिंग, सो वो आएगी ये EL, ठीक है बेटा। नाउ वी वांट टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन EL एंड वी वांट टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टिंग वोल्टेज एंड द करंट। तो करंट तो आपको पता है अक्रॉस दी इट इज इक्वल टू दी इट इज इन द सेम फेज विद द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं अक्रॉस द रेजिस्टर। तो इन दोनों का जो रिजल्टिंग ईएमएफ आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। हम लोग बेसिकली ये रिजल्टिंग ईएमएफ ई आया, हम लोग ये वाला एंगल निकालना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे ये कितना आ गया बेटा, दिस इज EL, ठीक है। तो tan फाई कितना आ जाएगा बेटे, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, EL by ER, that is equal to EL by ER. Now this will be equal to what, I into XL by I into R. So tan phi आपका आ गया बेटा XL by R। XL कितना है, ओमेगा इंटू इंडक्टेंस बाई रेजिस्टेंस, तो tan phi आ गया ओमेगा इंटू L by R। अब ओमेगा कितना निकाला बेटे आपने, 300 इंटू 1, इंडक्टेंस आपको 1 दे रखी है, देख लीजिए क्वेश्चन में इंडक्टेंस 1 हेनरी और रेजिस्टेंस आपको 300 दे रखा है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1। तो यानी कि tan phi 1 आ गया। तो tan phi यदि 1 आ गया तो phi कितना आ गया, दिस इंप्लाइज phi इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री। tan phi 1 के बराबर आ गया, तो फेज डिफरेंस जो आ गया दैट इज 45 डिग्री। सो आंसर बिकम्स 45 डिग्री।